तो खबरों के माध्यम से कैसे हम अपनी जनरल नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जनरल स्टडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। तो इसी के चलते ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये हमने नीचे न्यूज कटिंग काट के लगाई हुई है, जिसमें ये दर्शाता है कि ये जो हमारा क्वेश्चंस है, ये हमारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इन न्यूज से ये क्वेश्चन हमारे क्या है, प्रेरित हैं। तो कैसे आप जो है अपनी जीएस की प्रिपरेशन को न्यूज के माध्यम से भी स्केल अप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या सच है ये आपको बताना है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज डब्ल्यूएचओज हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो डब्ल्यूएचओ की हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग एक फोरम है। तीसरा है कि डब्ल्यूएचओ को एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। तो ये आपने डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है या थोड़ी सी भी जीके आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में याद है तो आप पाओगे ये तीनों कथन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा ट्रू, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब बनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं जल्दी बताइए। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो ये बनाते हैं हम 7 अप्रैल को। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट या फिर पर्टिकुलेट मैटर, पीएम आपने पढ़ा होगा, जिसको हम 2.5 और 10 की कैटेगरी में रखते हैं। वो पार्टिकल PM 2.5 का मतलब वो पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, और PM 10 जिनका साइज जो है 10 माइक्रोन के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे जो टाइनी जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब इतने पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हमें किस में देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे फ्लाई ऐश में। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप सभी जानते हैं जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स, खास करके हमारे जो लंग्स होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होते हैं, और हमारे हार्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सही है। इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द एयर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स होते हैं ये हवा की शुद्धता को बताते हैं कि हवा सांस लेने के लिए योग्य है या नहीं। लेकिन वो कौन सी चीज है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो डिटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन है। इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। देखिए दो तरीके की ओजोन होती है। एक ओजोन जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट करती है, और एक ओजोन होती है ग्राउंड लेवल की ओजोन जो हमारे लिए खतरनाक होती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, हमारे आसपास के एरिया में जो ओजोन लेवल होता है उसको दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इट प्रेडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। As per WHO, which among the following are not part of 6 classical pollutant in air? तो आपको बताना है, यदि आपने वो न्यूज अभी मैंने आपको बताया था 90% ऑफ वर्ल्ड ब्रेथ्स अनहेल्दी एयर, ये बताया है WHO के नए डाटा ने। तो यदि आपने पढ़ा होगा एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, WHO की बार बार बहुत न्यूज आती रहती है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो इसमें 6 क्लासिकल पॉल्यूटेंट का जिक्र आता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा क्लासिकल पॉल्यूटेंट नहीं है। पहले आपका पार्टिकुलेट मैटर, अभी मैं आपको बता के हटाऊं, ठीक है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में। तो पार्टिकुलेट मैटर तो होता है। दूसरा है ओजोन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो दूसरा भी होगा हमारा क्या, ओजोन भी होगा। तीसरा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा 6 क्लासिकल पॉल्यूटेंट होता है, वो भी कैटेगरी में आता है। चौथा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 6 क्लासिकल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, अभी आपने पढ़ा होगा कि नेपाल टू ज्वाइन इंडियाज लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में
कौन से कथन तथ्य सही हैं ये आपको बताने हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल सही बात है, आईएसए का उद्देश्य यही है कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हमें खत्म करना है। दूसरा, इन जनवरी 2016 नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलैंडे जॉइंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आईएसए इन गुरुग्राम इंडिया। इस कथन का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कथन 2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, अलायंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही, कथन 3 भी हमारा क्या है, सत्य है। इस अलायंस को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन भी कहा जाता है। चौथा है हमारा, नेपाल बिकम 105th मेंबर कंट्री ऑफ इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो वही 105वां देश बना है नेपाल, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। तो चारों के चारों कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भाई ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाल ही में अभी जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज में आ गया जैसे ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए। ठीक है, तो कौन सी नदी के ऊपर है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो ये कौन सी नदी के ऊपर है, महाकाली रिवर के ऊपर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाकाली रिवर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफसी, अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी। बताइए जी, एनएफसी आप सभी के मोबाइल में ऑप्शन होता है जिससे आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। एनएफसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो एनएफसी की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भाई कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आप पूछोगे कि ये न्यूज जो आपने लगा रखी है इसका तो आप बता नहीं रहे कुछ। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें न्यूज के माध्यम से जीके को रिवाइज करना है, जनरल स्टडी की रिवीजन करनी है। तो यदि मैं आपसे न्यूज में डिस्कस करने लग गया तो फिर ये तो करंट अफेयर का सेक्शन बन जाएगा। तो मेरा कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे जो न्यूज दिखाने का मेरा मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इस न्यूज से प्रेरित है। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनियन, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो कौन है बताइए जी, ये है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताइए, गुड्स एंड जीएसटी के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो जीएसटी के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं देख लेते हैं। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101 में संविधान संशोधन के तहत 2016 में, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा देखते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद स्लोगन वन नेशन वन टैक्स। आपने पढ़ा होगा कि जब जीएसटी आया था तो उसकी डेफिनेशन में आपको देखने को मिलता था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सभी को कंज्यूम कर लेगा और जीएसटी एक सिंगल स्लॉट का टैक्स बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, कथन टू भी हमारा सही है, वन नेशन वन टैक्स। फिर आता है, इट हैज 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, इसमें 4 टायर हैं इसमें टैक्स स्ट्रक्चर के, और 4 स्लैब हैं। इसको आप ऐसे समझिए सीधा, 5%, 12%, 18% और 28%। ऑल आर ट्रू। तो जो ए बी सी तीनों कथन हमारे सत्य हैं जीएसटी के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतलुज रिवर। तो ये मैं सतलुज रिवर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा ने इसके ऊपर बिल पास किया है सतलुज यमुना लिंक को लेकर, तो इसलिए सतलुज रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो कौन से कथन सही है सतलुज रिवर के बारे में आपको बताना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, द एंशिएंट नेम ऑफ सतलुज रिवर इज शतुद्री। संस्कृत नाम जो था सतलुज रिवर का वो कौन सा था, शतुद्री। बिल्कुल सही है, कथन पहला हमारा ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। बिल्कुल सही, इंडस रिवर की जो है 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें लॉन्गेस्ट है कौन है, सतलुज रिवर है। सतलुज राइज फ्रॉम मानसरोवर राकाज लेक्स इन वेस्टर्न तिब्बत। बिल्कुल सही, यहाँ पे इसके सोर्स की बात हो रही है कि सतलुज रिवर का सोर्स क्या है, मानसरोवर राकास लेक्स, जो कहां पड़ती है, तिब्बत में। तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 1, 2 एंड 3।
विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात हो रही है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मनरेगा की बात हो रही है तो देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। ये है, इट प्रोवाइड्स it provide guarantee 100 days of employment in every financial year to adult members of any rural household। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2006। इसको आप 2006 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ईयर ही हमसे अक्सर पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती। प्रोवाइड गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन हमारा पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 दिनों की एम्प्लॉयमेंट जो है किसी भी एडल्ट मेंबर को मिलेगी, किसी भी रूरल हाउस होल्ड की फैमिली को। दूसरा इसके ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 2006 से। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 1 एंड 2। Among the following who are eligible to benefit from महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी मैंने आपको कथन 1 बताया है कि 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, काम आपको मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत। किस व्यक्ति को मिलेगा, वहां पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि वो अडल्ट मेंबर होना चाहिए शेड्यूल कास्ट का, फिर शेड्यूल ट्राइब का, बिल्कुल गलत। एडल्ट मेंबर होना चाहिए बीपीएल हाउस होल्ड का, बिल्कुल गलत। एडल्ट मेंबर ऑफ होना चाहिए हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी, बिल्कुल गलत। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, तो ऑप्शन 4 होगा हमारा राइट आंसर। ना तो वो एससी एसटी कास्ट को बिल्कुल नहीं देखा जाता, गरीबी बीपीएल वगैरह नहीं देखा जाता, ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं देखी जाती। यदि आप अडल्ट मेंबर हैं किसी भी हाउस होल्ड के, तो आप मनरेगा के अंदर 100 दिनों तक काम कर सकते हैं एक साल में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट बतानी है, और ये स्टेटमेंट है ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो चाइना होस्ट करेगा 14वां ब्रिक्स समिट, पहला कथन ये है। और दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश बाय ब्रिक्स कंट्रीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। जी हाँ, चाइना 14वां ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा। अब ये अभी हाल में घोषित नहीं हुआ है कि ये वर्चुअली होगा या फिर फिजिकली होगा, क्योंकि पिछले 2 साल के जो ब्रिक्स समिट हैं वो सारे वर्चुअली हुए थे, पिछले 2 साल के कोरोना की वजह से। अब देखते हैं चाइना में ये क्या होगा, फिजिकली होगा या वर्चुअली होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने एस्टेब्लिश किया था, ये ब्रिक्स कंट्री ने एस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोपला रिबेलियन। मोपला रिबेलियन से संबंधित आपको बतानी है कौन से कथन सही। पहला कथन देख लेते हैं क्या कहता है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट ट्रिगर्ड एजिटेशन अमंग मुस्लिम्स ऑफ मालाबार रीजन। देखिए 1921 की घटना है मोपला रिबेलियन, आप सभी जानते हैं, और वो दौर किसका था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का, जिसमें गांधी जी को मेन लीडर बनाया हुआ था इंडिया में। तो गांधी भी जो एक प्रकार से मोपला रिबेलियन के शुरू में तो साथ थे, लेकिन बाद में जब वायलेंट हुआ तो वो खुद से दूरी बना ली मोपला रिबेलियन से। और आप जानते हैं 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया था मोपला रिबेलियन के अंदर, और उनके घरों को जलाया गया था। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या कह रखा है, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस न्यू टेनेसी लॉज दैट ट्रिमेंडसली फेवर्ड जन्मीस। जन्मीस होते थे लैंडलॉर्ड को, जन्मीस बोला जाता था। एंड डिप्राइव्ड द पेजेंट ऑफ ऑल गारंटेड राइट्स टू द एंड। सीधा सीधा मतलब ये है इस कथन का कि ब्रिटिश नए टेनेसी लॉ लेके आए, और वो सारे के सारे लॉ थे जमींदारों के फेवर में, और जो अधिकार थे किसानों के वो छीन लिए गए थे। मैक्सिमम किसान मुस्लिम थे और मैक्सिमम लैंडलॉर्ड कौन थे, हिंदूज थे, ठीक है। तो दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है और पहला कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है द नेम मोपला इज गिवन टू मलयाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हु रिसाइड अलोंग मालाबार कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न केरला, बिल्कुल सही। मोपला कौन से लोगों को बोला जाता है, उन मुस्लिम्स को बोला जाता है, तो मुस्लिम को बोला जाता है जो मालाबार कोस्ट में रहते थे नॉर्दर्न केरला और मलयाली बोलते थे। तो इसलिए इसका कौन से कथन सही होंगे मोपला रिबेलियन के रिगार्डिंग, तो तीनों कथन हमारे सही हैं, तो ऑल आर ट्रू, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन ऑर्डर टू। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई भी न्यूज पढ़ोगे शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब के रिकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा 2 शेड्यूल न्यूज में जरूर मिलेंगे, 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल, और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है।
The fifth schedule lays out provision of administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in state other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Sixth schedule deals with administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. दोनों के दोनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड ट्रू। फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो स्टेट बच गए वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आएंगे। अब इन स्टेट को कौन से शेड्यूल में रखा गया है, इनको रखा गया है छठे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, स्टेट याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। द डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। अब क्या कंपनियां क्या कर रही हैं, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अब कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगी तो ऐसे में एक नेगेटिव इंपैक्ट कस्टमर के अंदर जाता है, तो वो अपने खर्चे में कटौती करता है, ठीक है, और प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में घटने लग जाती है। अब कंपनियों ने एक तरीका सोचा, इसका क्या, उसने सोचा कि जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट ले लीजिए, आज तक 5 रुपए प्राइस है, एक बार में 16 बिस्किट आते थे, ठीक है, इन्फ्लेशन हुई, 14 हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती हैं कंपनियां, स्टिकर प्राइस को सेम रखने के लिए उसके अंदर की क्वांटिटी को घटा देती हैं। पहले मैगी का पैकेट आप देख लीजिए उसका साइज कितना आता था, और आज मैगी के पैकेट का आप साइज देख लीजिए उसका कितना साइज आता है। पहले जो प्राइसेस होते थे, ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते थे उनका प्राइस आप ऐसे देख लीजिए, पहले कितने ml आता था और अब कितने ml आता है, सिर्फ स्टिकर प्राइस को, ताकि कस्टमर में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट वो क्रिएट कर सके कि हाँ आपको इतने ही रुपए देने हैं भाई, इतने साल भी हमारा प्रोडक्ट हमने जो है प्राइस इसके नहीं बढ़ाए। लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो समय के समय पर जो है कंपनी रिड्यूस करते जा रही है, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसको क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है श्रिंकफ्लेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी कथन सही है आपको बताना है। भारत के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की है। कथन बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे इंडिया में। भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पैसे की जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर उसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को इंडिया में। इंक्रीज मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एज पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, बिल्कुल गलत। भाई जब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, अरे यदि आप लोगों के हाथों में बहुत सारा पैसा दे दोगे, मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो पैसा होगा, डिमांड भी बढ़ती जाएगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ती जाएगी। अब इन्फ्लेशन यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका प्राइस घटाना है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में मनी सप्लाई को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि लोगों के हाथ में थोड़ा कम पैसा हो और डिमांड गिरे, और डिमांड कम होने की वजह से प्राइस भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ओनली 1 इज ट्रू। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इज लोकेटेड इन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हैं जी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहां पे हैं, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये था हमारा एपिसोड 3 न्यूज के माध्यम से कैसे जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी को रिवाइज करें, बूस्ट अप करें, स्केल अप करें। कैसा सेशन लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।